जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे भारत में दहशत फैलाने की बहुत बड़ी साजिश का हुआ है खुलासा। पीओके में लॉन्चिंग पैड पर 130 से लेकर 150 आतंकवादी की मिली है खबर दोस्तों, जिसने पूरे भारत को चौंका दिया, सुरक्षा अधिकारियों को सख्ते में डाल दिया। जिसके बाद भारत ने भी बहुत बड़ा फैसला ले लिया इन आतंकवादियों के खात्मे के लिए। खून के आंसू रुलाएगा इन आतंकवादियों को अपना भारत का ये प्लान दोस्तों। साथ ही साथ बताएंगे लाख समझाने के बावजूद भी नहीं माने केपी शर्मा ओली, आखिर जा ही रहे हैं भारत के बजाय पहले चीन यात्रा पर। सारे ट्रेडिशनल सारे परंपराओं को तोड़ बैठे केपी शर्मा ओली। तो वहीं बताएंगे बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के बीच इंडो बांग्ला इंटरनेशनल बस पर भी बड़ा हमला हुआ है दोस्तों। तो उधर भारत में भारतीय नेता ने बयान दिया कि भारत में हो सकती थी ऐसी स्थिति अगर भारत में केंद्र सरकार का नेतृत्व उतना मजबूत नहीं होता। तो बताएंगे किसने ये बात कही। तो वहीं बांग्लादेश में तिरंगे का अपमान को देखकर भड़क उठी तस्लीमा नसरीन, कह दिया अशिक्षित लोगों का देश बन चुका है बांग्लादेश। तो वहीं क्या पीओके पूरे तरीके से पाकिस्तान से हो जाएगा आजाद। खैबर पख्तूनख्वा के मुखिया ने घर पर बैठकर लिया बहुत बड़ा फैसला। तो वहीं महाराष्ट्र में कुर्सी के संग्राम के बीच अचानक बिगड़ी एकनाथ शिंदे की तबीयत, और अजित पवार ने जो दावा किया है दोस्तों वाकई में सबको चौंका दिया है। तो एक से एक बड़ी जानकारी आज आपको विस्तार से बताने वाले हैं, बस वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले अपने देश से जुड़ी खबरों की, जहां भारत में दहशत फैलाने की साजिश। पीओके में लॉन्चिंग पैड पर 130 से 150 आतंकी। आईजी ने बताया पलटवार का क्या है प्लान। जी हां, देश में हर साल 1 दिसंबर को बीएसएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इससे पहले कल 60वें स्थापना दिवस पर बड़गाम जिले के हुमहामा इलाके में बीएसएफ हेडक्वार्टर में मिलन समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर आईजी ने बीएसएफ के बारे में लोगों को बताया, साथ ही ये भी बताया कि किस तरह बीएसएफ जम्मू कश्मीर में अपने ऑपरेशंस को अंजाम देती है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि ठंड का मौसम आने की वजह से चुनौतियों में इजाफा होने जा रहा है, लेकिन आतंकवादियों को शिकस्त देने के लिए बीएसएफ के जवान खड़े हैं। उन्होंने आगे कहा कि सर्दी शुरू हो गई और सर्दी से पहले घुसपैठ की संभावनाएं हैं। घुसपैठ की हर कोशिश को नाकाम करने के लिए सेना ने योजना बनाई है। खुफिया एजेंसियों से हमें इनपुट मिले हैं कि करीब 130 से लेकर 150 आतंकवादी लॉन्चिंग पैड पर मौजूद हैं, लेकिन उनकी कोशिशों को नाकाम करने के लिए हमारे पास योजना है। योजना क्या है वो हमें मालूम है। कैसे आतंकवादी हमेशा जो होते हैं वो अपने सुरक्षा प्रोटोकॉल को मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। वे बहुत ही कम बातचीत करते हैं और मोस्टली वो लोग इशारों में बात करते हैं, लेकिन हम उन पर कार्रवाई करते हैं क्योंकि हमें पता है कि आतंकवादी किस तरीके से प्लान को अंजाम देने की कोशिश करते हैं और क्या उनका एजेंडा रहता है, और हमें हर चीज की भनक रहती है। दोस्तों, भारतीय सेना ने क्लियर कह दिया है कि पाकिस्तान के हम किसी भी मंसूबे को पूरा नहीं होने देंगे। भारत दहलाने की कोशिश उनकी हम नाकाम करके रहेंगे। ऐसे में बीएसएफ के रेजिंग डे पर आपकी जो भी राय होने वाली हो उनके लिए 2 बातें अच्छी जरूर कहिएगा, और साथ ही साथ मेरा भारत महान कहना मत भूलिएगा। अगर आपको भी अपने भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है कि वो आतंकवादियों का खात्मा कर ही रहेंगे। तो साथ ही साथ अगली खबर बता दें, भारत के बजाय पहले चीन जा रहे नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली। नहीं मानी विपक्षी दलों की बात कि भारत के साथ बिगड़ जाएंगे तुम्हारे रिश्ते, मत जाओ केपी शर्मा ओली। लेकिन उनकी एक भी नहीं मानी दोस्तों, परंपराओं को तोड़ ही दिया केपी शर्मा ओली ने। बता दें, नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली आगामी 2 से 5 दिसंबर के बीच चीन की राजधानी बीजिंग का दौरा करेंगे ही करेंगे। इस यात्रा में वो चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग से मिलेंगे। ये ओली की इस कार्यक्रम में किसी पड़ोसी देश की पहली यात्रा होगी। इस बार ओली ने परंपरा को तोड़ते हुए भारत के बजाय चीन को अपनी पहली यात्रा के लिए चुना है। नेपाल के पिछले प्रधानमंत्रियों ने सामान्यतः भारत को अपनी पहली यात्रा का गंतव्य बनाया है। हालांकि 2008 में पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने सबसे पहले चीन की यात्रा की थी। ओली के इस फैसले को नेपाल और चीन के मध्य संबंधों को मजबूत करने के रूप में देखा जा रहा है। यानी कि लाख समझाने के बावजूद भी केपी शर्मा ओली नहीं माने, अब वो चीन जरूर जाएंगे। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों? क्या नेपाल भी पूरे तरीके से चीन के वश में होता जा रहा है? लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। तो वहीं आपको बता दें, बांग्लादेश में लगातार हो रहे हिंदुओं के प्रताड़ना के बीच में एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। इंडो बांग्ला इंटरनेशनल बस पर बड़ा हमला हुआ है। बांग्लादेश के रास्ते कोलकाता से त्रिपुरा तक चलने वाली बस पर बांग्लादेश के ब्राह्मण बारिया जिले की बिस्वा रोड पर हमला किया गया। इस हमले को लेकर त्रिपुरा के सीएम मणिक साहा ने कहा है कि जो भी लोग इन घटनाओं और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचारों में शामिल है उन्हें खुद को सुधारना चाहिए, नहीं
नहीं तो भारतीय अधिकारी सही समय पर उचित कार्रवाई करेंगे। त्रिपुरा के परिवहन मंत्री सुशांत चौधरी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि श्यामोली नामक अंतरराष्ट्रीय पैसेंजर बस त्रिपुरा से कोलकाता जा रही थी। इसी बीच बिस्वा रोड पर एक किनारे पर चल रहे बस को माल ले जाने वाले ट्रक ने जानबूझकर टक्कर मार दी। उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद बस में मौजूद भारतीय यात्री घबरा गए। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टक्कर के बाद बस पर पत्थरबाजी भी की गई। जी हां, घटना के बारे में मीडिया से बात करते हुए सीएम ने कहा कि ऐसी घटनाओं के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। बांग्लादेश में जो हो रहा है उसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। आपको बता दें, ये खबर तब निकलकर सामने आई है जब बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अटैक्स हो रहे हैं, उनको प्रताड़ना से गुजरना पड़ रहा है। ऐसे समय में इस खबर ने वाकई में सबको चौंका दिया है कि किसी भी एंगल में, किसी भी तरीके से हिंदू जहां भी हो, चाहे वो यात्रा में ही क्यों ना हो, उनको घेर कर मारा जा रहा है। तो उधर भारत में भाजपा नेता व अभिनेत्री कंगना रनौत ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि भारत में भी हो सकती थी ऐसी स्थिति अगर केंद्र सरकार का नेतृत्व उतना मजबूत नहीं होता तो। जी हां, कंगना ने यह भी कहा कि बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए कोई विरोध प्रदर्शन नहीं होना चिंता का विषय है। कंगना रनौत का यह बयान भारतीय किसानों के आंदोलन के संदर्भ में था, जहां हिंसा और अशांति के कारण देश में असंतोष का माहौल बना था। कंगना ने यह भी बताया कि इस तरह की अस्थिरता को विदेशी ताकतें जैसे चीन और अमेरिका भड़काने में शामिल हो सकती हैं। तो उधर बांग्लादेश में तिरंगे का अपमान देख भड़क उठी है तस्लीमा नसरीन। कह दिया अशिक्षित लोगों का देश बन चुका है बांग्लादेश। जी हां, जैसा कि हमने आपको पहले खबर बताया था दोस्तों, इससे पहले की खबर में कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि बांग्लादेश के एक विश्वविद्यालय की तस्वीर, विश्वविद्यालय के प्रवेश द्वार पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को जमीन पर बनाया हुआ है, जो वीडियो में क्लियर देखा जा सकता है। छात्र को उसी तिरंगे पर पैर रखकर अंदर जाते हुए देखा जा सकता है। इस घटना ने भारत में आक्रोश पैदा कर दिया और इसे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान बता रहे हैं। तस्वीर के सामने आने के बाद भारतीयों में गुस्सा फूट पड़ा है। राष्ट्रीय ध्वज के इस तरह के अपमान को लेकर कड़ी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। आप लोगों ने भी दोस्तों काफी उस वीडियो को प्यार दिखाया और आपने शेयर भी किया। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने तिरंगे की मान रखी वीडियो को शेयर करके। बांग्लादेश की निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन ने भी इस घटना की निंदा करते हुए इसे विकृत मानसिकता का नतीजा बता दिया। मशहूर लेखिका तस्लीमा नसरीन ने एक्स पर लिखा कि किसी भी देश के झंडे का अपमान कोई स्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति नहीं करता। मैं हर देश के झंडे और राष्ट्रगान का सम्मान करती हूँ। ये दुखद है कि बांग्लादेश जैसे देश में ऐसे असामाजिक और अशिक्षित कृत्य हो रहे हैं। ये घटना ऐसे समय पर सामने आई है जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ी हैं। दोस्तों वाकई में उस खबर को सुनकर अगर आपका भी खून खोल गया हो या आपको ऐसा लगा हो कि भारत के तिरंगे का अपमान यानी कि भारत के एक एक नागरिक का अपमान हुआ है और इन विद्रोहियों को सजा तो मिलनी चाहिए, बांग्लादेश के इन कट्टरपंथियों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि दोबारा ऐसी हरकत ना कर सके। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अभी तक लाइक नहीं किया है तो, और वीडियो के लास्ट में शेयर भी कर दीजिएगा। आपको बता दें, जब देश विदेश से प्रेशर पड़ने लगा बांग्लादेश पर तो बांग्लादेश यूनाइटेड नेशन में जवाब देने लगा, उल्टा जवाब। वो भी कहने लगा कि अल्पसंख्यक जो है वो बांग्लादेश में हर तरीके से सुरक्षित हैं। झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं बांग्लादेश के खिलाफ। जी हां, यूनाइटेड नेशन में बांग्लादेश के प्रतिनिधि ने हिंदुओं पर हो रहे हमले से इनकार किया है। ढाका में एक हिंदू नेता की गिरफ्तारी को गलत तरीके से पेश किया गया और उसे उन्हें विशिष्ट आरोपों को लेकर गिरफ्तार किया गया है। बांग्लादेश ने अल्पसंख्यक मुद्दों से जुड़े संयुक्त राष्ट्र मंच से ये बात कही। उसने दावा किया है कि देश में अल्पसंख्यकों पर कोई सुनियोजित हमला नहीं हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना मृत संघ यानी इस्कॉन के पूर्व सदस्य और हिंदू पुजारी चिन्मय कृष्ण दास को सोमवार को ढाका के हजरत शाहजलाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था। मंगलवार को राजद्रोह के एक मामले में चट्टगांव की छठी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया और जेल भेज दिया। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय और जेनेवा में अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में बांग्लादेश के दूत एवं स्थायी प्रतिनिधि तारिक मोहम्मद अरीफुल का ये बयान वाकई में दर्शाता है कि एक तो आप अल्पसंख्यकों पर अत्याचार भी कर रहे हो और दूसरी ओर उनको डिफेंड भी कर रहे हो कि आपने उन पर कोई हमला नहीं किया, उन पर किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं हुआ और वो पूरे तरीके से सुरक्षित हैं। चलिए हम एक सेकंड के लिए मान भी लेते हैं कि आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है, हम ही गलत हैं, पूरी भारत की जनता गलत है, देश की जनता गलत है, विश्व की जनता गलत है। लेकिन क्या जो वीडियोस निकलकर सामने आ रहे हैं, फोटोज निकलकर सामने आ रहे हैं, हिंदुओं के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, अल्पसंख्यक समुदाय रोड पर भागता नजर आ रहा है, अपने आप अपनी जान बचाता नजर आ रहा है, क्या ये वीडियोस फोटोज भी गलत है? बिल्कुल नहीं। जी हाँ, तो देखा दोस्तों आपने, एक तरीके से बांग्लादेश हिंदुओं पर हमला भी कर रहा है और अपने आप को बचा भी रहा है, यानी कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि अब तक भारत ने सिर्फ और सिर्फ बात से मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की है। इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों, भारी मात्रा में अपना पक्ष रखिएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करें, जहां छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी
सफलता हाथ लगी है। पिछले 24 घंटे में 19 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। जी हां, छत्तीसगढ़ के बीजापुर में लगातार दूसरे दिन सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने कहा है कि शनिवार को छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में 6 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से विस्फोटक जब्त किए गए। बीजापुर में पिछले 24 घंटे के दौरान कुल 19 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया। एक अधिकारी के अनुसार नक्सलियों को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 196 बटालियन, सीआरपीएफ की विशिष्ट कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन इकाई की 205 हेवी बटालियन और स्थानीय पुलिस ने गलगांव, नदपल्ली और फूटापल्ली वन क्षेत्रों में अभियान के दौरान पकड़ा। जी हां, वहीं बता दें, खैबर पख्तूनख्वा के मुखिया के घर पर हुई बड़ी बैठक, लिया बड़ा फैसला। जी हां, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा संसदीय पार्टी ने एक बार फिर इस्लामाबाद मार्च करने का फैसला लिया है और इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। ये फैसला एक महत्वपूर्ण बैठक में लिया गया जो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री के घर में की हुई थी। इस बैठक में प्रांतीय और राष्ट्रीय असेंबली के सदस्य भी शामिल हुए। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री अली अमीन गंडापुर के नेतृत्व में सदस्यों ने अपनी पूरी सहमति जताई। इस बैठक में वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। इसमें हाल ही में इस्लामाबाद में पीटीआई कार्यकर्ताओं के साथ हुए व्यवहार को लेकर चिंता जताई गई। कई सदस्यों ने इस्लामाबाद घटना के बारे में अपनी सिफारिशें समिति के सामने रखी ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। वहीं बता दें, इमरान खान की पत्नी बुशरा बीवी अचानक हो गई लापता, पुलिस सुराग लगाने में हुई नाकाम। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पत्नी बुशरा बीवी को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया। वो 19 करोड़ पाउंड के कथित भ्रष्टाचार मामले में अदालत में पेश नहीं हुई है, जिसके बाद उनकी तलाश के लिए पुलिस और राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो यानी एनएबी छापेमारी कर रही है। बुशरा बीवी पिछले 8 सुनवाई के दौरान कोर्ट में पेश नहीं हुई, जिसके कारण अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस नासिर जावेद राणा ने बुशरा बीवी की पेशी से छूट की याचिका खारिज कर दी। इसके बाद एनएबी ने रावलपिंडी और पेशावर में कई स्थानों पर छापेमारी की। हालांकि अब तक बुशरा बीवी का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। वहीं आपको बता दें, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पीटीआई के प्रदर्शनकारियों पर सख्त कार्रवाई का दिया आदेश। कह दिया, बनाएंगे दंगा रोधी बल और टास्क फोर्स। जी हां, इस्लामाबाद में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के मद्देनजर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शुक्रवार को कई अहम फैसले लिए। उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग में कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा करते हुए हिंसा फैलाने वालों की पहचान के लिए एक टास्क फोर्स बनाने और भविष्य में दंगों को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय दंगा रोधी बल यानी कि फेडरल एंटी रायोट्स फोर्स के गठन की घोषणा की। बता दें, प्रधानमंत्री शरीफ ने बताया कि इस टास्क फोर्स का नेतृत्व गृह मंत्री मोहसिन नकवी करेंगे। तो उधर जेल में बंद इमरान खान की बढ़ेगी मुश्किलें। अदालत ने 9 मई के दंगों की साजिश रचने का दोषी ठहरा दिया। जी हां, पाकिस्तान की एक अदालत ने शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पिछले साल मई में हुए दंगों में शामिल होने और साजिश रचने का दोषी ठहराया है। पीटीआई पार्टी के संस्थापक पर लाहौर में कई मामले दर्ज हैं, जिनमें उन्हें अपने समर्थकों को सरकार और सेना की इमारतों पर हमले के लिए उकसाने का आरोप है। जी हां, अगली खबर बता दें, अमेरिका में लगे आरोपों पर बोले गौतम अडानी जी। कहा, हर हमला हमें मजबूत बनाता है, हर बाधा एक कदम बन जाती है। जी हां, अदानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने अमेरिका में लगे आरोपों पर खुलकर बात कही। उन्होंने कहा कि हर हमला हमें मजबूत बनाता है और हर बाधा उसकी सफलता की सीढ़ी बनी है। वो जयपुर में 51वें रत्न एवं आभूषण पुरस्कारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जैसा कि आप में से अधिकांश ने 2 सप्ताह से भी कम समय पहले पढ़ा होगा, हमें अदानी ग्रीन एनर्जी में अनुपालन प्रथाओं के बारे में अमेरिका से आरोपों का सामना करना पड़ा। ये पहली बार नहीं है जब हमें ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हर हमला हमें मजबूत बनाता है और हर बाधा एक कदम बन जाती है। बहुत नकारात्मक रिपोर्टिंग के बावजूद अदानी पक्ष के किसी भी व्यक्ति पर एफसीपीए के उल्लंघन या न्याय में बाधा डालने की किसी भी साजिश का आरोप नहीं लगा है। आज की दुनिया में नकारात्मकता तथ्यों से कहीं अधिक तेजी से फैलती है। तो वहीं आपको बता दें, वैष्णो देवी रोपवे प्रोजेक्ट को लेकर महबूबा मुफ्ती की एलजी सिन्हा को सलाह। कहा, फिर से सोच लीजिए एक बार, बता दे आखिर क्या है ये मुद्दा। महबूबा मुफ्ती उपराज्यपाल को देने लगी सलाह। दरअसल पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने उपराज्यपाल सिन्हा से वैष्णो देवी मंदिर रोपवे प्रोजेक्ट पर एक बार फिर से विचार करने की सलाह दी है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमें मंदिर, मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थल नहीं बनने देना चाहिए। रोपवे का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों के समर्थन में आते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासन
को इनके खिलाफ जो प्राथमिकी दर्ज की गई है उसे भी रद्द कर देना चाहिए। कटरा में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मुफ्ती ने कहा कि रोपवे का निर्माण हो जाने से यहाँ पर मौजूद लोगों की आजीविका का संकट खड़ा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि दुकानदारों, मजदूरों और अन्य लोगों की आजीविका तीर्थ यात्रा से जुड़ी हुई है और उन्हें रोपवे के निर्माण के बाद कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। सरकार को समझना चाहिए कि ये एक धार्मिक स्थल है, इसे पर्यटन स्थल के रूप में बदलने के बजाय इसके साथ वैसा यानी धार्मिक स्थल जैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने कहा, ये एक बेहद ही पवित्र स्थान है, लोग यहाँ पर सच्चे दिल से आते हैं। यहाँ पर रोपवे के निर्माण से मंदिर की यात्रा के 3 महत्वपूर्ण स्थान बाईपास हो जाएंगे। इससे हजारों लोगों की आजीविका पर प्रभाव पड़ेगा। बहरहाल दोस्तों, महबूबा मुफ्ती ने जो रोपवे वाले प्रोजेक्ट को लेकर अपनी बात रखी है, इस पर आपकी क्या निजी राय है दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप दोस्तों इस सवाल का जवाब जरूर दीजिए, क्या आप कभी वैष्णो देवी माता मंदिर जाकर उनके दर्शन करके आए हैं? अगर गए हैं तो कितनी दूर से गए हैं बताना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, 175 देशों का प्लास्टिक प्रदूषण घटाने पर जोर, तो उधर भारत ने कह दिया कि विकासशील देश को वित्तीय और तकनीकी मदद मिलनी चाहिए, तभी ये संभव होगा। दोस्तों, प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए दक्षिण कोरिया के बुसान में जुटे 175 देशों के प्रतिनिधि कई मुद्दों पर एकमत नहीं है। संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय संधि पर इस वार्ता के अध्यक्ष लुईस वायस ने शुक्रवार को एक दस्तावेज जारी किया ताकि सभी देश एक समझौते तक पहुंच सके। हालांकि इसके सुझावों का विरोध भी शुरू हो गया है। दस्तावेज में प्लास्टिक उत्पादन में कमी करने के लिए वैश्विक लक्ष्य तय करने का जिक्र नहीं है, तो वहीं भारत ने साफ कह दिया है कि विकासशील देशों को वित्तीय और तकनीकी मदद के साथ ही प्रौद्योगिकी हस्तांतरण मिलना चाहिए। समिति के अध्यक्ष वाल्डी विश्व की ओर से जारी सुझाव में प्लास्टिक उत्पादों की वैश्विक सूची बनाने और गरीब देशों को वैश्विक प्लास्टिक संधि पर काम करने के लिए वित्तीय मदद देने जैसे विचार शामिल हैं। दोस्तों, यूं ही भारत को विश्व गुरु नहीं कहा जाता। आपको बता दें अगली खबर, बांग्लादेश में चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद 2 और हिंदू पुजारी को किया गया अरेस्ट। दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा और इस्कॉन के पूर्व सदस्य चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद 2 और हिंदू पुजारियों को गिरफ्तार किया गया। चटगांव मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने मीडिया को बताया कि 2 और हिंदू पुजारियों को अरेस्ट किया गया है। पुजारियों की पहचान रुद्र प्रोति केशव दास और रंगनाथ श्यामा सुंदर दास के रूप में की गई है। दोनों को उस समय गिरफ्तार किया गया जब वे जेल में चिन्मय कृष्ण दास जी को खाना और दवा देने गए थे। जी हाँ, तो उधर बांग्लादेश में हिंसा के दौरान वकील की हत्या के मामले में अब तक 9 लोग गिरफ्तार। जी हाँ, एक वकील की हत्या के मामले में कम से कम 9 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। सहायक लोग अभियोजक सैफुल इस्लाम की हत्या में संलिप्तता के लिए 46 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से अधिकतर अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के सफाई कर्मचारी हैं। बांग्लादेश के चटगांव में हुई हिंसा के दौरान एक वकील की हत्या के मामले में ये गिरफ्तारी की गई है। साथ ही साथ बता दें, गाजा में इजराइल का बड़ा हवाई हमला, मिसाइल ने पल भर में ध्वस्त कर दी कार, 5 की हुई मौत। जी हाँ, इजराइल की ओर से गाजा पर हमला थम नहीं रहा है। शनिवार को इजराइल ने एक बार फिर से गाजा पर हमला बोला, जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। फलस्तीन के स्वास्थ्य विभाग ने घायलों की पुष्टि की है। अधिकारी ने बताया कि इजराइल की ओर से दागी गई मिसाइल एक कार पर गिरी, जिससे इस हमले में वर्ल्ड सेंट्रल किचन चैरिटी के 3 कर्मचारियों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। वर्ल्ड सेंट्रल किचन चैरिटी के कर्मचारी गाजा के युद्धग्रस्त क्षेत्रों में प्रभावित लोगों को सहायता पहुंचाते थे, लेकिन इस साल की शुरुआत में हुए इजरायली हमले में वर्ल्ड सेंट्रल किचन चैरिटी के 7 कर्मचारी मारे गए थे, जिसके बाद गाजा में इसकी सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था। वहीं आपको बता दें, फलस्तीन पर सऊदी नागरिकों का मूड देख रवैया बदलने पर मजबूर हुए क्राउन प्रिंस सलमान अमेरिका के साथ डिफेंस डील में कर दिया बदलाव। दोस्तों, सऊदी अरब ने इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने के बदले में वॉशिंगटन के साथ एक व्यापक रक्षा संधि की अपनी मांग को छोड़ते हुए अब एक सीमित सैन्य सहयोग सुरक्षा समझौते पर ध्यान केंद्रित किया है। यह जानकारी सऊदी और पश्चिमी अधिकारियों ने साझा की है। इससे वॉशिंगटन में कहा था कि अगर इजराइल ने 2 राज्य समाधान के लिए सार्वजनिक रूप से प्रतिबद्धता जताई तो सऊदी अरबिया रिश्तों को सामान्य करने पर विचार करेगा। हालांकि गाजा में इजराइल की सैन्य कार्रवाइयों से पूरे मध्य पूर्व में बढ़ते जनाक्रोश के बीच क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इजराइल को मान्यता देने के लिए बड़ी और कड़ी शर्तें दोबारा लगा दी। अब उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि फलस्तीनी राज्य के निर्माण के लिए ठोस कदम उठाए बिना सऊदी अरबिया इजराइल के साथ संबंध सामान्य नहीं करेगा। वहीं बता दें, किम जोंग उन ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रशिया को दे दिया खुला समर्थन, नाटो और अमेरिका की बढ़ा दी टेंशन। जी हाँ, उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रशिया को अब खुला समर्थन दे दिया है। इससे अमेरिका के लेकर नाटो तक खलबली
मच गई है उत्तर कोरिया के इससे पहले अपने 10,000 सैनिकों को रशिया के समर्थन में युद्ध लड़ने के लिए यूक्रेन भेजने का आरोप लगा था। साथ ही रशिया को हथियार सप्लाई करने का भी आरोप लगा था। बता दें कि रशिया के रक्षा मंत्री इन दिनों उत्तर कोरिया में हैं। किम जोंग उन ने रशिया के रक्षा प्रमुख से मुलाकात के दौरान कहा कि उनका उद्देश्य यूक्रेन में जारी युद्ध में रशिया का हमेशा समर्थन करेगा। किम जोंग के इस ऐलान ने यूक्रेन समेत पश्चिम को भी चिंता में डाल दिया। उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने शनिवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि रशिया के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव के नेतृत्व में रूसी सैन्य प्रतिनिधि मंडल शुक्रवार को उत्तर कोरिया पहुंचा। उत्तर कोरिया ने पिछले महीने रशिया में हजारों सैन्य बल भेजे थे। इसके बाद से दोनों देशों के बीच मजबूत हो रहे सहयोग को लेकर राष्ट्रपति चिंता बढ़ाने के बीच रूसी रक्षा मंत्री ने यह यात्रा की है। वहीं बता दें, सीरिया में असद को हटाने की साजिशें जारी, तो उधर भारत ने बढ़ा दिया दोस्ती का हाथ। दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने सीरिया में चली ऐसी चाल की फंस गए रूस और ईरान, शिया बनाम सुन्नी की जंग क्या रुकवा पाएगा इजराइल। बता दें, भारत और सीरिया के बीच शुक्रवार को दिल्ली में एक अहम बैठक हुई जिसमें दोनों देशों के रिश्तों तक बात हुई। रिश्तों को एक नई दिशा दी है पश्चिमी देशों की तरफ से। सीरियाई राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार को गिराने की साजिश जहां तेज है, वहीं भारत ने अपनी दोस्ती और सहयोग का हाथ बढ़ाकर यह साबित कर दिया है कि उसकी कूटनीति सिर्फ शब्दों की नहीं है बल्कि रिश्तों की गहराई देने की है। दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के नेतृत्व में हुई इस बैठक में द्विपक्षीय वार्ताओं और संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की गई। भारत की तरफ से पश्चिमी एशिया और उत्तर अफ्रीका प्रभाग के संयुक्त सचिव डॉक्टर सुरेश कुमार और सीरिया की तरफ से विदेश मामलों के मंत्री उप मंत्री आयमान राद ने नेतृत्व किया। इस बातचीत में दवाओं के क्षेत्र, विकास परियोजनाओं और सीरियाई युवाओं के कौशल विकास जैसे मुद्दों पर चर्चा की। इसके साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक परिस्थितियों पर भी चर्चा हुई। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, महाराष्ट्र में कुर्सी के संग्राम के बीच अचानक बिगड़ी एकनाथ शिंदे जी की तबियत। डॉक्टरों ने दिया लेटेस्ट हेल्थ अपडेट। बता दें, महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शनिवार को उनके पैतृक गांव सतारा में अचानक तबियत खराब हो गई। बताया जा रहा है कि उनको ठंड की वजह से बुखार आ गया। उनकी जांच के लिए माहिर डॉक्टरों की एक टीम गांव पहुंची है। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है। परिवार के डॉक्टर पार्टे ने बताया कि शिंदे अब बेहतर है। उन्हें 99 डिग्री बुखार था और उन्हें सलाइन भी दी गई थी। डॉक्टरों ने कहा कि यह वायरल संक्रमण है, इसलिए उन्हें थोड़ी खांसी और जुकाम है। अपने पैतृक गांव पहुंचने से पहले कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अचानक मुंबई में अपनी सभी बैठकें रद्द कर दी और गांव चले गए, जिससे महायुति सरकार में उनकी अगली भूमिका को लेकर सस्पेंस गहरा गया। लेकिन दोस्तों, अभी जो माहौल है सीएम को लेकर, महाराष्ट्र के सीएम को लेकर, वो काफी ज्यादा गर्मा गर्मी का माहौल खड़ा हो चुका है। वो भी तब जब शिवसेना गुट के शिंदे गुट के नेता ने कह दिया है कि शिंदे को गृह मंत्रालय ही देना होगा, अदरवाइज ये हमें मंजूर नहीं। जी हाँ, तो उधर अजित पवार ने भी बड़ा दावा कर दिया, कह दिया कि महाराष्ट्र में बीजेपी से ही होगा नया सीएम और एनसीपी शिवसेना से डिप्टी सीएम। जी हाँ, महाराष्ट्र की सियासी गहमा गहमी के बीच आखिरकार मुख्यमंत्री पद को लेकर तस्वीरें साफ होती नजर आ रही है। एनसीपी नेता अजित पवार ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का पद भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के पास रहेगा, जबकि शिवसेना और एनसीपी को डिप्टी सीएम पद दिए जाएंगे। महायुति में भाजपा के अलावा एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शामिल है। गठबंधन ने हाल में संपन्न महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दर्ज की, 41 सीटें जीती हैं। हालांकि अगले मुख्यमंत्री को लेकर स्थिति अब भी स्पष्ट नहीं हुई है और सरकार गठित करने में देरी हो रही है। इस पर आपकी निजी राय तो बनती है दोस्तों, बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल के ऊपर स्प्रिट फेंका गया, तो उन्होंने आरोप लगा दिया कि उनको जिंदा जलाने की कोशिश की गई और ये हमला बीजेपी वालों ने करवाया। बता दें, ये आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी के नेता ने बीजेपी पर। दोस्तों, दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। शनिवार को मालवीय नगर इलाके में एक शख्स ने केजरीवाल पर तरल पदार्थ फेंक दिया। आम आदमी पार्टी ने इसे जानलेवा हमला बताते हुए आरोप लगाया है कि इस हमले में केजरीवाल को जिंदा जलाने की कोशिश की गई थी। हालांकि पुलिस ने इस तरल पदार्थ को पानी की तरह बहा दिया और आरोपी को हिरासत में ले लिया है। अब ऐसे में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने इस घटना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा दिए। भारद्वाज ने बताया था कि केजरीवाल की पदयात्रा के दौरान एक शख्स ने उनके ऊपर स्प्रिट यानी तरल पदार्थ फेंका। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमने महसूस किया है कि यह स्प्रिट था और उस शख्स के हाथ में माचिस भी थी। ये स्पष्ट रूप से एक जानलेवा हमला था। तो वहीं दोस्तों, पुलिस ने बताया है कि वो तरल पदार्थ पानी था, नॉर्मल वाटर था। अब ऐसे में दिल को तार बनाने में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी वाकई में बहुत आगे हैं, एक्सपर्ट लेवल के बन चुके हैं। इस पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों। साथ ही साथ ये थे कि सारी बड़ी खबर। आपको खबर कैसी लगी बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य
कुछ कह दीजिएगा। मिलता अगली खबर में, यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।